जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज़ के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी आधारित एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। एनसीईआरटी मतलब 6 to 12 जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, तमाम सब्जेक्ट के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं वैसे क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग आज के सेशन में शुरुआत कर रहे हैं इतिहास सब्जेक्ट की। और आप सभी को पता होगा एनसीईआरटी कितनी अहम भूमिका निभा रही है, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या स्टेट पीसीएस हो यूपीएससी हो, सभी एग्जाम्स में एनसीईआरटी अहम भूमिका निभा रही है। तो इसलिए हम लोग एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सहायता होगी। तो ये सीरीज आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो इस सीरीज पे आप सभी जुड़ के फ़ायदा उठाएं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आज की सीरीज में हम लोग सबसे पहले इतिहास सब्जेक्ट को लेके आए हुए हैं। इतिहास में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाले हैं वैसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। जैसे हम लोग अभी प्राचीन भारत एंशियंट हिस्ट्री को शुरुआत कर रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री बोले तो क्लास 6 में आपका एंशियंट हिस्ट्री दिया गया है। क्लास 6 में चैप्टर 1 में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, चैप्टर 1 2 3 4 चैप्टर वाइज हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देखने के बाद हम लोग क्लास 7 8 9 सभी क्लास को हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद जैसे ही हिस्ट्री सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट हो जाएगी और आप सभी हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो उसके बाद अदर सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे। जैसे आपका पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इन तमाम सब्जेक्ट की शुरुआत हो जाएगी आपको एनसीईआरटी एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सीरीज आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम लोग आज एशियन हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट को देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम लोग का मिलेगा, जैसे आपका एशियन हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्लास 6 चैप्टर नंबर फर्स्ट का हम लोग देखते हैं। जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए गए हैं वैसे क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। हालांकि एशियन हिस्ट्री क्लास 6 7 हो गया 8 हो गया, इसे हम लोग चैप्टर वाइज एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर उसको भी देख लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसका एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं। जब आज के सेशन का पहला चैप्टर का नाम रहेगा आपका पूर्ण पाषाण काल, ठीक है। पूर्ण पाषाण काल एनसीईआरटी में जो दिए गए हैं उसके जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो आज के सेशन का पहला सवाल क्या कहा जाता है? कहा जाता है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ऐसे कौन से कब्र हैं जहाँ से जो ना 3 मानव कंकाल मिले हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आपके ऑप्शन है सराय नाहर राय से, या दमदमा से, या महदहा से, या लंगनाच से। इस तरह से आपके 4 ऑप्शंस हैं। ये आपके एनसीईआरटी में ही है। क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट आप देखेंगे तो ये आपका पूरा डिटेल से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दमदमा से इसका जो है ना 3 मानव कंकाल निकले हैं। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा इसमें दिया गया है। क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित मध्य पाषाणी पुरास्थल सराय नाहर राय महदहा तथा दमदमा का उल्लेखनीय इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। यानी कि दमदमा हो गया, सराय नाहर राय जो है ना, इसकी जो है ना व्याख्या किसने किया था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा इसका व्याख्या किया गया है। और इसमें क्या कहा जाता है? दमदमा में हुई खुदाई से कुल मिलाकर लगभग 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। सिर्फ दमदमा से, जैसे यहाँ दमदमा से 3 मानव कंकाल मिले हैं, यहीं से जो 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 5 समाधान युग्म समाधान तथा 1 समाधान जो है 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। एक समाधान से जो ना 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले गए हैं? तो ये जो है दमदमा से मिले गए। दमदमा की खुदाई से मिला 41 मानव समाधान प्राप्त हुए। उसमें से 5 समाधान युग्म था, उसके बाद 1 समाधान था जिसमें से हम लोग 3 मानव कंकाल को देखे हैं, ठीक है। उसी प्रकार कहा जाता है अन्य समाधानों एकल मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार सराय नाहर राय से संयुक्त रूप से 2 पुरुषों एवं 2 स्त्रियों को एक साथ दफनाए जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ की समाधियां छिछली एवं अंडाकार थी एवं आवास क्षेत्र के भीतर स्थित थी। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा दमदमा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था 3 मानव कंकाल, इसलिए दमदमा होगा। यहाँ जैसे आप सभी कंफ्यूज हो सकते हैं कि सराय नाहर राय भी तो हो सकता है, नहीं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया 3 मानव कंकाल। 3 मानव कंकाल जो आपका यहाँ दमदमा से मिला गया था। एक समाधान यहाँ आपका सराय नाहर राय से जो ना एक साथ 2 पुरुष और 2 स्त्रियों का इसमें साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
तो चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, यानी कि कृषि की सर्वप्रथम शुरुआत किस काल में हुई थी, नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, या प्रोटो ऐतिहासिक काल में। इस तरह से आप सभी इसका आंसर बता सकते हैं, है ना। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल से जो है कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। हम लोग को नवपाषाण काल से ही जो है ना कृषि के बारे में साक्ष्य मिली है कि नवपाषाण काल से कृषि की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। उसी प्रकार आप लोग लोहा के बारे में बताएंगे कि लोहा की शुरुआत किस काल से मानी जाती है ना। तो चलो इसका कमेंट बॉक्स में आप सभी आंसर कर सकते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें तो कहा जाता है कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम नवपाषाण काल में ही हुई थी। जौ एवं गेहूं को खाद्यान्न के रूप में उगाया गया। सबसे पहले जो आपको खेती में कौन कौन से फसल देखने को मिला था, जौ एवं गेहूं। इस तरह से ये भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और कहा जाएगा चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य जो है ना इलाहाबाद के नज़दीक कोल्डी हवा नामक स्थान से मिला तथा बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित मेहरगढ़ से गेहूं की कृषि का साक्ष्य मिला है। आपको इससे भी क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे आप सभी को इस पर सिर्फ फोकस मत करें, इसमें तो आपको वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें तो आपको लगभग क्वेश्चन पता ही होगा पहले से। ये एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी बातें दी होती है, इसको आपको समझना है ना। तो क्या कहा गया है कि सबसे पहले कृषि की शुरुआत कहाँ किया गया था, नवपाषाण काल में हुआ था। उसका सर्वप्रथम कौन सी फसल हो गई थी, जौ और गेहूं हुई थी। और उसके बाद आपको कहा पूछा जाएगा चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है, तो यह इलाहाबाद के नजदीकी क्षेत्र जो है ना कोल्डी हवा नामक स्थान से हुई मिली है। उसके प्रकार आपको गेहूं के बारे में पूछा जाए तो गेहूं के जो है ना आपका बलूचिस्तान सीमा स्थित मेहरगढ़ से जो है ना गेहूं की कृषि का साक्ष्य मिला है। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन के साथ हम लोग कितने क्वेश्चन को देख रहे हैं। देखिए आपको इसी सबसे जो है ना कथन टाइप के से पूछे जा सकते हैं। यहाँ उल्टा कर देगा, चावल का उल्टा कर देगा, चावल का मेहरगढ़ दे देगा और गेहूं का जो है ना आपको ये कोल्डी हवा कर सकता है। तो इस प्रकार आपको कथन में पूछा जाएगा कि इसमें से कौन से गलत हैं। तो इस प्रकार दोनों के दोनों हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग को ध्यान रखना है ना। तो इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जाता है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। भारत में जो है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, आपका नीलगिरी पहाड़ियों से, शिवालिक पहाड़ियों से, या नलमाला पहाड़ियों से, या नर्मदा घाटी से। इसके बारे में भी हम लोग एनसीईआरटी में देखे हुए हैं, जो बेसिक क्लास चली हुई थी, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा घाटी से हम लोग जो ना भारत में सर्वप्रथम मानव की साक्ष्य मिली है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो कहा जाता है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र यानी कि मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। ये नर्मदा घाटी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसको चाल कोलिथिक युग भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको चाल कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट आप सभी देख सकते हो, है ना। तो आपके ऑप्शन है पूरा पाषाण युग को चाल कैलोथिक युग कहा जाता है, या नवपाषाण युग को, या ताम्रपाषाण युग को, या लौह युग को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग को जो है ना चाल कोलिथिक युग भी कहा जाता है। चाल कोलिथिक युग किसको कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। तो इसके ताम्रपाषाण युग को ही चाल कोलिथिक युग कहा जाता है। इस काल में पत्थरों के साथ साथ ताम्र धातु का उपयोग औजारों के निर्माण में होने लगा। इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आपको पूछे जा सकते हैं कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति को और किस नाम से जाना जाता है, किस युग के नाम से जाना जाता है। तो चाल कोलिथिक युग के नाम से भी हम लोग समझते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार का ताम्रपाषाण युग इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन कहा जाता है राग का टीला निम्नलिखित में से नवपाषाण स्थल से संबंधित है। यानी कि राग का टीला जो है ना किस नवपाषाण स्थल से प्राप्त हुई है। राग का टीला जो होती है ना वो कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये आपको देखिए ये क्वेश्चन में ही आपको एक आंसर मिल रहा है, एक क्वेश्चन बन रहे हैं कि राग का टीला किस काल से आपको प्राप्त हुई है। तो आपका नवपाषाण काल हो गया, है ना। तो आप इस तरह से ये भी जोड़ सकते हैं। और इसमें कहा गया है राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से प्राप्त हुई है ना। तो ये स्थल जो होगा आपका ऑप्शन है बुदिहाल हो गया, संगन कल्लू हो गया, या कोल्डी हवा हो गया, या ब्रह्मगिरी हो गया। इस तरह से ये जो है ना इसमें से एक आंसर सही है। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगल कल्लू। संगल कल्लू जो है ना ये नवपाषाण काल का स्थल है। ये भी हमें ध्यान रखना है। आपको पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र जो है, कौन से स्थल जो है ये नवपाषाण काल के हैं। तो इस तरह से आपको संगन कल्लू भी मिल सकता है। इस तरह से देखिए एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, है
है ना। तो आप अगर क्वेश्चंस बना सकते हो, एक क्वेश्चन से अनेकों क्वेश्चंस बना सकते हो, तो जिस दिन आप बना लोगे ना उस दिन समझ जाना कि आपकी तैयारी अच्छी है ना। तो देखिए, राग का टीला कौन से काल से माना जाता है? नवपाषाण काल हो गया। और संगन कल्लू किस काल का स्थल है? ये नवपाषाण काल का है। उसके बाद राग का टीला सबसे पहले कहाँ मिला? संगन कल्लू में मिला। ये संगन कल्लू जो है ना नवपाषाण स्थल के क्षेत्र है, ठीक है, स्थल है। इस प्रकार संगन कल्लू कहाँ है? वेल्लारी, जो कर्नाटक में पड़ता है। उसके नामक स्थान से राग के टीले प्राप्त हुए हैं जो नवपाषाण कालीन है। ये टीले उस काल के चारवाहा समूहों के मौसमी शिविरों के लिए जले हुए अवशेष हैं। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अब 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जाता है? ताम्रास में काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? यानी कि महाराष्ट्र के लोग जो मृतकों को घर के फर्श के नीचे, यानी कि आपका घर के फर्श जो है उसके नीचे किस तरह से रखकर उसको दफनाते थे? आपके ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण की ओर, या पूर्व से पश्चिम की ओर, या दक्षिण से उत्तर की ओर, या आपका पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर, इस तरह से आप आंसर बता सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर इन्होंने दफनाते थे। यानी कि दफनाने का मतलब है कि आपको लेटा के, जैसे होता है ना आपको जो सोना किस तरह से उत्तर से पश्चिम है, पूरा पश्चिम में, इसी तरह से उत्तर से दक्षिण की ओर इसको लेटा कर दफनाते थे। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके, उसी प्रकार ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर दिशा में रखकर दफनाते थे। इस प्रकार के साक्ष्य नेवासा, दैनाबाद या कोठे तथा इनाम गांव आदि पुरास्थलों में मिले हैं। सबके साथ मिट्टी की हड्डियां तथा ताम्र निर्मित वस्तुएं भी दफनाई जाती थी। तो इस तरह से आप क्षेत्र के भी स्थल के नाम भी समझ सकते हैं। नवासा हो गया, दैमाबाद हो गया, कोठे हो गया, या इनाम गांव हो गया। इन तमाम क्षेत्रों से जो है ना हमें क्या मिली है? उत्तर से दक्षिण लेटा के जो है ना दफनाने की साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 में गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम से, कोल्डी हवा से, बरमगिरी से, या संगन कल्लू से, है ना। गर्त हवा कहाँ से मिले हैं? गर्त हवा के साक्ष्य जो है ना हमें बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। गर्त हवा कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। गर्त हवा कहाँ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम से मिले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, गर्त आवास के साक्ष्य बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। ये जम्मू एवं कश्मीर के में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ के समाधान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है। इस स्थल की खोज 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। देखिए बुर्जहोम की खोज कब किया था? 1935 ईस्वी में। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। सबसे पहले बुर्जहोम से क्या मिले हैं? कुत्ते के साक्ष्य में, कंकाल के साक्ष्य भी मिले हैं, है ना। तो गर्त आवास कहाँ पे है? ये आपका बुर्जहोम से इसके साक्ष्य मिले हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुर्जहोम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला में से एक था? आपको पहले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि सबसे पहले कौन से फसल उगाए गए थे मनुष्यों के द्वारा। आप इसका भी आंसर बता सकते हो। ऑप्शन नंबर ए जौ, उसके बाद जई, या राई, या गेहूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जौ। जौ का सबसे पहले किया गया था, जौ और गेहूं के साथ किया था। ठीक है, वैश्विक दृष्टि से सर्वप्रथम जो 8000 ईसा पूर्व में निकट वर्ष भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश के मानव द्वारा उगाया गया था। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं उगाया गया था। आपको सबसे पहले जो है ना जौ का उगाया गया था, ये 8000 के आसपास। ठीक है, उसी प्रकार जो इससे आसपास जो है 7000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं का भी मतलब उगाया गया था। इस तरह से हमें ध्यान रखना। आपको सेपरेट अगर ऑप्शन केवल ऑप्शन जौ है तो आपको जौ ही मारना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि गेहूं भी साथ था। गेहूं जो उसके बाद आया हुआ है। ओके, तो 8000 सबसे पहले, देखिए ईसा पूर्व की बातें कही जा रही है तो आप उल्टा मत समझना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 8000 ये पहले आया था, उसके बाद 7000 आया था। ईसा पूर्व आप सभी जानते होंगे, ईसा पूर्व ईस्वी, है ना। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जौ। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या जाता है? किस राज्य के मेकालावेंची स्थल से नवपाषाण काल से मेगालिथिक काल के पेट्रोग्लाइफस यानी कि पाषाण उत्कीर्ण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ओके, और इसका कहा जाता है मेकालावेंची आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में स्थित है, जहां से हाल में 18 पेट्रोग्लाइफस
के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो नवपाषाण काल से मेगालिथिक काल के हैं। कंदानाथी के पश्चात आंध्र प्रदेश में यह दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोग्लाइथिक स्थल है। पेट्रोग्लाइफस चट्टानों पर उत्तीर्ण होने को कहा जाता है। देखिए चट्टान जो होती है, चट्टान में जो उत्तीर्ण होते हैं ना, उसी को हम लोग पेट्रोग्लाइफस कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन रिसेंटली आपका साक्ष्य के रूप में हम लोग को उपलब्ध में आया है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये करंट है ना, तो इसको हम लोग को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन का आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये इंपॉर्टेंट होगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज के सेशन में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस सेशन को आज यहीं रहने देंगे। कहा जाता है निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृत भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया है। निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृत भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया है। ऑप्शन नंबर ए मध्यकाल, ऑप्शन बी ताम्रपाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल, ऑप्शन डी लौह युग, है ना। तो इस प्रकार आप बताइए, है ना, निम्नलिखित में से किस संस्कृति ने अपने मृत भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया था। ऑप्शन नंबर बी ताम्रपाषाण काल में इसके सर्वप्रथम चित्रित किया गया था। ताम्रपाषाण काल को और किस नाम से जानते हैं, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे। इससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देख चुके हैं, है ना। तो ये इसका सही जवाब है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण में कहा जाता है लौह युग की संस्कृति ने सर्वप्रथम अपने मृत भांडों को चित्रित किया। हालांकि ताम्रपाषाण संस्कृतियों में भी चित्रित मृत भांड पाए जाते थे। ये मृत भांड नाना प्रकार के थे, जिनमें अधिक प्रसिद्ध थे साधारण तस्तरियाँ, टोटीदार कलश, डंडीदार चषक, साधारण कटोरे, बड़े संयंत्र पात्र एवं कटोरे इत्यादि। ये सब आपके ताम्रपाषाण युग से संबंधित हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम लोग संस्कृति से अपने मृत भांडों का साक्ष्य कहाँ मिला है, चित्रित कहाँ मिला गया, ताम्रपाषाण युग से। इस प्रकार आप अगर क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, उसके बाद इसको देख लेंगे, या तो इसके बाद पढ़ने के ये सेशन के बाद आप उसको भी पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। इस सारे के सारे चैप्टर यूनिट 1 से ही था, है ना। तो हम लोग कल के सेशन में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में समझेंगे। आज के सेशन में बस एक ही यूनिट को रहने वाले हैं क्योंकि आज शुरुआत थी। ठीक है, तो बहुत जल्द हम लोग और भी क्वेश्चन को एक साथ देखने वाले हैं। तो यही कहूँगा, ये सीरीज में आप सभी जुड़े, और इस सीरीज रेगुलर चलने वाली है, आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो बस, और एक रिक्वेस्ट भी है, अपने दोस्तों को भी इस सीरीज के साथ जोड़िए ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिले, है ना। और उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। और एक रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट के माध्यम से किसी प्रकार का डाउट हो या किसी और सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए, जैसे कोई भी डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।